हाय स्टूडेंट्स। आप लोग बड़े शिथिल होते जा रहे हो। हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं। हमें ये पता चल रहा है कि वास्तव में आर्ट वाले स्टूडेंट ही हो आप लोग। जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हो, जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करते हो, प्रश्नों के उत्तर देते हो, अच्छा लगता है। जब कोई कुछ प्रश्न पूछता है, जब प्रश्नों के आंसर आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। आप लोगों का टेस्ट इसी हिसाब से होगा। आने वाले सत्र में हम उन्हीं विद्यार्थियों को समझेंगे जिन विद्यार्थियों ने मतलब अच्छे से कमेंट किया है। उन्हीं विद्यार्थियों को हम मानेंगे कि वास्तव में उन्होंने छुट्टियों में पढ़ाई की है। काफी स्टूडेंट हैं जो शिथिल होते जा रहे हैं, इसलिए शिथिल नहीं होना है। शिथिलता का काम ही नहीं है। 15 से 20 मिनट का वीडियो 2 या 3 बार देखिए, आपको ज्योग्राफी ज्यादातर समझ में आ जाएगी। इंडिया ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इंडिया भारत भूगोल पढ़ रहे थे। काफी कुछ पढ़ लिया। हिमालय पर्वत पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार के सारे पहाड़ पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए। अब हिमालय, अब जो तीसरा क्षेत्र आता है वो आता है मैदान। भारत के मैदानी प्रदेश। कौन कौन से मैदान हैं भारत में? भारत में केवल उत्तर का मैदान ही नहीं है। भारत में जो तट हैं, दोनों तट, ये भी मैदान है। यहां भी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। आज हम भारत के उत्तर के मैदान का तथा दोनों तटों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं वीडियो में अनर्गल चीजें नहीं डालता। ऐसी चीजें ही वीडियो में रखना चाहता हूं जो आपके काम की हो। अन्यथा उत्तर के मैदान को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद 10-12 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। पूर्व के मैदान, पूर्व तटीय मैदान या पश्चिम तटीय मैदान पढ़ेंगे तो 10-12 वीडियो बनाने पड़ेंगे, 20-20 मिनट के, 30-30 मिनट के। इसीलिए ऊपर ऊपर की जितनी जानकारी है वो ही हम लेना चाहेंगे। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे मैदान बने? हम जानते हैं कि अफ्रीका से टूटकर यही हिस्सा आया था। यहां जो 33 सागर था वो नदियों द्वारा पाट दिया गया। नदियां अपने साथ हमेशा पहाड़ों को काटकर, पठारों को काटकर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों में बिछा देती हैं। वो उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी घाट मैदान। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। इन्हें अलग अलग स्थान पर अलग अलग तट के नाम से जाना जाता है। ये तट कच्छ का तट कहलाता है। ये तट सौराष्ट्र तट कहलाता है। कच्छ का तट, कच्छ के रण के ऊपर का जो ये तट है उसे कच्छ का तट कहा जाता है। नीचे जो ये क्षेत्र आता है सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे सौराष्ट्र तट कहा जाता है। यहां पड़ता है गोवा। सूरत से लेकर गोवा तक का तट, ये तट, इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट गोवा से लेकर यह है मंगलोर, कर्नाटका में। गोवा, मंगलोर, इनके बीच का जो तट है इसे कन्नड़ तट कहा जाता है।
और जो नीचे बच गया है तट, ये वाला, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट ज्यादातर केरल में है, इसीलिए इसे केरल तट भी कहा जाता है। मालाबार तट कहो, केरल तट कहो, एक ही बात है। यहां पर अंतिम बिंदु है केप केमोरियन। केप केमोरियन अर्थात कन्याकुमारी, कन्याकुमारी अर्थात कुमारी अंतरीप। भारतीय प्रायद्वीप का अंतिम बिंदु अंतरीप। कौन सा अंतरीप? कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पश्चिमी तट है, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं, सूरत से लेकर कुमारी अंतरीप तक, सूरत से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी जो तट है, उस तट की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट आते हैं। दोबारा से देख लीजिए, ऊपर का गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है, गोवा से मंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है, मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। हम जानते हैं कि प्रायद्वीप का उच्चावच कुछ इस प्रकार से है। यहां मुंबई बसा हुआ है अंतिम छोर पर। यह पूरा का पूरा मिट्टी से बना हुआ तट है, क्योंकि नदियां आती हैं और पश्चिमी तट पर जो नदियां आती हैं वो बहुत तीव्रगामी नदियां होती हैं, तेजी से चलती हैं, इसलिए ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्च्यूरी बनाती हैं। डेल्टा ने बनाकर क्या बनाती हैं? एस्च्यूरी, एस्च्यूरी बनाती हैं, एस्च्यूरी बनाती हैं। एस्च्यूरी का मतलब पानी अंदर जाता है और पानी के अंदर ही पानी गिरता है, जिससे पानी उठ जाता है, मिट्टी इकट्ठा नहीं कर पाता है। लेकिन रास्ते में जब ये नदियां चलती हैं, बाढ़ की स्थिति में होती हैं, तो मिट्टी अपने आसपास के क्षेत्रों में फैला देती हैं। यहाँ एक दो नदियां ही नहीं है, बहुत नदियां हैं, सैकड़ों नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। छोटी छोटी नदियां, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट से निकलते ही इनको अपना लक्ष्य मिल जाता है, अपना तट मिल जाता है, किनारा मिल जाता है, इसीलिए बहुत तेजी से ये जाती हैं, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में ये फैला देती हैं। कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं? मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। एक तो ये नर्मदा नदी और ये तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी के पास आप देख रहे हैं तट कुछ ज्यादा है, इसीलिए यहां पर अधिक क्षेत्र में खेती वगैरह की जाती है। ये दोनों नदियां सीधे गिरती हैं समुद्र में, खंबात की खाड़ी में। इसके अलावा केरल में भी दो प्रमुख नदियां हैं, भरतभुजा और पेरियार। भरतभुजा और पेरियार नदी केरला की दो प्रमुख नदियां हैं, भरतभुजा और पेरियार नदी। ये भी एस्च्यूरी बनाती हैं। और बात करेंगे गोवा की, गोवा में भी दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जवारी। मांडवी, जवारी, ये दोनों गोवा की नदियां हैं। नदियों का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तभी नदियों के बारे में विशेष जानकारियां देंगे हम आपको। ये दोनों नदियां केरला की हैं। और एक कर्नाटक की नदी है शरावती। अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। इन चार प्रमुख राज्यों के अंदर फैला हुआ तट है ये, जिस तट की हम चर्चा कर रहे हैं। एस्च्यूरी को हिंदी में क्या कहते हैं? जवार, जवार नदमुख, जवार नदमुख, अर्थात नदी का मुख जवार की तरह उठता हुआ, इसलिए एस्च्यूरी को जवार नदमुख कहा जाता है।
इसमें केरल के पास 2 लेगून झीलें पाई जाती हैं। लेगून झील किसे कहते हैं? मान लीजिए ये तट है और इधर समुद्र है, तो कहीं पर तट के अंदर तक समुद्र पहुंच जाता है। तट के अंदर तक समुद्र पहुंच गया। अब आप जानते हैं समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, तो समुद्र के अंदर से अवसाद लेकर आती हैं और धीरे धीरे इसके मुंह को बंद करती जाती है। ये झील बन जाती है। पश्चिमी तट पर 2 प्रमुख लेगून झीलें हैं जो केरल में हैं, जो मैंने बनाई भी हैं, यहां दिखाई दे रही होंगी। एक का नाम है बेम्बानाड झील और दूसरी का नाम है अष्टामुदी झील। अष्टामुदी झील। केरल में इन झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल। केरल में इन झीलों को कयाल कहा जाता है। कयाल अर्थात लेगून झीलें। कयाल का मतलब लेगून झीलें। कहां कहा जाता है कयाल? केरल में कहा जाता है। ये हो गया पश्चिमी तट। अब बात करते हैं पूर्वी तट। आप देख रहे हैं पश्चिमी तट बहुत छोटी आकृति में है, लेकिन पूर्वी तट बड़ी आकृति में है। मैंने बताया आपको कि हमारे प्रायद्वीप का उच्चावच कुछ इस प्रकार का है। इधर उच्चावच बहुत कम है, नदियां बहती हैं, इस क्षेत्र को काटते हुए बहुत मंद गति से चलती हैं, तो नदियां डेल्टा न बनाकर एस्च्यूरी बनाती हैं। यहां ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्च्यूरी नहीं बनाती, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? नदियों वाले चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। यह है समुद्र तट। इधर समुद्र है, इधर समुद्र भरा हुआ है, इधर से नदी आती है, लेकिन समुद्र की लहरें सामने आने से इस नदी का पानी कई धाराओं में बट जाता है। कई धाराओं, सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाता है, क्योंकि बह नहीं पाता है, पसर जाता है पानी, तो कई धाराओं में बढ़ जाता है। आप भी जानते हैं बरसात का पानी एक नाली में से होकर, खेतों में देखा होगा, स्पीड से जब नाली में से गुजरता है तो घाटी सी बना देता है, लेकिन जहां समतल में आ जाता है वहां मिट्टी फैला देता है। उस फैली हुई मिट्टी को डेल्टा कहा जाता है। जैसे ही समुद्र के किनारे ये आता है तो ये डेल्टा बना देता है, डेल्टा की आकृति बना देता है, डेल्टा त्रिभुजाकार आकृति बना देता है। ये कई वर्षों तक चलता रहता है, इसलिए समुद्र में आगे बढ़ता रहता है। 1000 वर्षों बाद ये यहां पहुंच जाता है, कई हजार वर्षों बाद फिर आगे पहुंच जाएगा। इस प्रकार डेल्टा बनाता है। इधर आप देख रहे हैं तट कुछ इस प्रकार से कटा फटा तट दिखाई दे रहा है। ये कटा फटा नहीं, ये डेल्टा है नदियों के, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी बिछाई गई है। इसीलिए यहां पर आप भी जानते हैं नदियां जो मिट्टी लेकर आती हैं वह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्व लेकर आती है, पठारों से काटकर, पहाड़ों से काटकर। इसीलिए यह सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में धान की खेती और चावल की खेती सर्वाधिक होती है। यहां भी कुछ लेगून झीलें पाई जाती हैं। यहां आप देख रहे हैं उड़ीसा में एक लेगून झील है जिसका नाम है चिल्का। आंध्र प्रदेश में भी एक झील है लेगून झील जिसका नाम है पुल्लिकट झील। इन झीलों में खारा पानी होता है, क्योंकि पानी तो समुद्र का ही तो होता है, लेकिन इनका खारा पानी यहां पर एक प्रमुख काम में लिया जाता है। चावल की खेती में या फिर नारियल की खेती में ये पानी बहुत काम में लिया जाता है। इसके भी तटों के अलग अलग नाम हैं। उड़ीसा का तट है, उसको उत्कल के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट। आपने राष्ट्रगान में नाम सुना होगा उत्कल, उत्कल बंग, वो उत्कल तट है उड़ीसा में। इसके बाद आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है।
इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। जो तमिलनाडु में तट है उस तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तटों की हमने चर्चा कर ली है, दोबारा से देख लो। इधर से कच्छ का तट, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, इधर 3 तट है। उड़ीसा में उत्कल तट, उत्कल तट कहां है? उड़ीसा में। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में, और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। इस प्रकार इन तटों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं, ये हो गई पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा। अब बात करते हैं प्रमुख मुख्य मैदान। मुख्य मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान कहो चाहे उत्तर का मैदान, एक ही है। इसे ही गंगा का मैदान कहा जाता है, इसे ही उत्तर का मैदान कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ये हिस्सा, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में फैला हुआ ये तट, ये कहलाता है उत्तर का तट, सॉरी उत्तर का मैदान या गंगा का मैदान। अब मैं इसकी प्रमुख चीजें बता देता हूं। नदियां जब पहाड़ों से आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं। आपको हिमालय का उच्चावच पता है? ये लघु हिमालय, ये मध्य, ये शिवालिक, ये मध्य हिमालय और ये बृहद हिमालय। नदियां जब यहां से आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं, अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंड। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे से भी बड़ा शिलाखंड अपने साथ लेकर आती है, और फिर जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो उन शिलाखंडों को ले नहीं जा पाती आगे, इसीलिए यहां जमा कर देती हैं। इसलिए यहां इनको जमा कर देती हैं। जहां ये इनको जमा करती हैं उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? भाबर। भाबर के नाम से जाना जाता है। मैंने ये बनाया है, जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये भाबर प्रदेश। इसे किस नाम से जाना जाता है? भाबर। जो लाल लाल मैंने बनाया है वह शिवालिक है। शिवालिक से जैसे ही नदियां नीचे उतरती हैं, बड़े बड़े शिलाखंड अपने साथ लाती हैं, उन शिलाखंडों को यहां एकत्रित कर देती हैं, और यहां पर नदी अपने ही द्वारा लाए गए शिलाखंडों में गायब हो जाती है। इसके ऊपर आप चल सकते हैं, नदी नहीं मिलेगी, नदी अंदर से बहती है, क्योंकि आप जानते हैं शिलाखंड एकदम गोल हो जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, और कई शिलाखंड जब एक जगह हो जाते हैं तब उन शिलाखंडों के बीच में गैप हो जाता है, उस गैप में से नदियां बहती हैं। जैसे ये नदियां बाहर निकलती है, नीली लाइन दिखाई दे रही है आपको, जैसे ही ये नदियां बाहर निकलती हैं, नदी एक धारा में नहीं कई धाराओं में बाहर निकलती हैं, अलग अलग धाराओं में बहती हैं, पानी फैल जाता है, पूरा का पूरा तराई हो जाता है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? तराई प्रदेश। इसको किस नाम से जाना जाता है? तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यह नदी है, जैसे गंगा नदी है, गंगा के पास में यमुना आकर इसमें मिल जाती है, अहमदाबाद के पास में, सॉरी। अब यह नदी इस प्रकार से बहती है। नदी जो बहती है, यह समतल भाग, फिर थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, फिर समतल भाग, ऐसे इस प्रकार से नदी बहती है। नदी अपनी घाटी में ही बहती है। ये जो क्षेत्र है, इस घाटी में नदी बहती है। जिस घाटी में नदी बहती है वहां वर्ष में हमेशा जब बाढ़ आती है तो मिट्टी जमा कर देती है, हर साल नई मिट्टी लाकर बिछा देती है। आप जानते हैं जब बाढ़ आती है तो नदी अपने क्षेत्र में जहां बह रही है उससे दूर फैल जाती है, और जैसे ही वो धीरे धीरे सिमटती है, अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को वहां छोड़ती जाती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, और जैसे ही सिमटती है, अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को छोड़कर फिर से अपने क्षेत्र में आकर बहने लगती है। हर वर्ष जहां मिट्टी ये जमाती है, इस क्षेत्र में जहां ये मिट्टी जमाती है हर वर्ष,
उसे खादर कहा जाता है। खादर को आप चादर से समझ सकते हैं, चादर बिछाई जाती है, यह भी अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को बिछा देती है, इसीलिए उसे खादर कहा जाता है। और जो ऊपर का क्षेत्र जहां ये नदी नहीं पहुंच पाती है, नदी चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो नहीं पहुंच पाती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर। 4 प्रदेश हैं इसमें, पहले भाबर, फिर तराई, फिर ये नदी जो बह रही है और अपने आसपास हर वर्ष जो फैला देती है मिट्टी लाकर, इस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। जो बच गया क्षेत्र इधर और इधर, इसे कहा जाता है बांगर, बांगर प्रदेश। 4 हिस्सों में यह बढ़ जाता है, तराई प्रदेश, सॉरी भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। तो ये हमारा जो उत्तर का मैदान है वो कहां कहां फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा सा राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ जो ये प्रदेश है, ये उत्तर का मैदान कहलाता है। अब मेरा क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर से, तमिलनाडु में पाई जाने वाली पूर्व घाट की पहाड़ियों के नाम बताइए। तमिलनाडु में पाई जाने वाली पूर्वी घाट पहाड़ियों के नाम बताइए। आप वीडियो देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसकी आधी मेहनत भी आप कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, धन्यवाद।